के आह्वान पर, चूँकि काफ़ी लंबा समय चला है, इसलिए दो तीन मिनट में अपनी बात को ख़त्म करूँगा, क्योंकि सुनने की परिस्थिति नहीं दिख रही है। मैं केवल यही कहना चाहता हूँ कि पेरियार रामास्वामी नायकर ने जो बातें बताई थी और उन बातों को लेकर बाबा साहब अम्बेडकर से लेकर माननीय कांसीराम जी तक चले, लेकिन आज हम बहुत बड़े सामाजिक परिवर्तन और बहुत बड़े क्रांति की बात भले ही करते हैं, लेकिन पेरियार साहब के समय में, अंबेडकर साहब के समय में और कांसीराम साहब के समय में जो प्रतिकूल परिस्थितियां हमारे समाज के समक्ष नहीं थीं, आज उनसे भी अधिक खराब प्रतिकूल परिस्थितियां हमारे समाज के समक्ष मौजूद हैं। और इसके लिए आवश्यक है कि जो प्रयास आदरणीय दद्दू प्रसाद जी कर रहे हैं, जो प्रयास मान्यवर रामधीन बाबू जी कर रहे हैं, उस प्रयास को हमको मजबूत बनाना है। और मुझे याद है, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, 1990 में मैं पहली बार लखनऊ आया और मैंने ये किताब, छोटी सी किताब मैंने खरीदा था। इन किताबों की कितनी महत्ता है, ये किताब कितने महत्वपूर्ण हैं, जिन पर काम दद्दू प्रसाद जी कर रहे हैं, और जो पूरा कांसीराम वाङ्मय और आदरणीय रामधीन जी ने जो कांसीराम साहब के ऊपर किताब लिखा है, मैं उस पर आपसे कहना चाहता हूँ। एक छोटी सी पतली सी किताब, मैं 1990 में जब लखनऊ एक रैली में आया तो रामस्वरूप वर्मा जी की एक छोटी सी किताब ब्राह्मण महिमा क्यों और कैसे मैंने खरीदा। उसके पहले मैं कलकत्ता में पढ़ता था, मैं गोविंद भवन से जाकर गीता प्रेस की किताबों को मैंने रामचरितमानस, रत्नावली, विनय पत्रिका, जितनी भी किताबें थी तुलसीदास की लिखी हुई, उन सारी किताबों को खरीद कर मैं कक्षा 7 में पढ़ते वक्त मैं कलकत्ता में खरीद कर ले गया। लेकिन जब मैं 1990 में लखनऊ आया और एक किताब मेरे हाथ में रामस्वरूप वर्मा जी की लगी, ब्राह्मण महिमा क्यों और कैसे, और उस किताब को मैं पढ़ा, तो उसके पहले मैं पूरी तौर पे आस्तिक था। मैं अपने क्लास में 10वीं कक्षा 9वीं कक्षा में मैं साहित्य परिषद का, अपने विद्यालय का अध्यक्ष था, अपनी कक्षा का मॉनिटर था, और मुझे याद है कि मैं अपनी कक्षा में सत्यनारायण की कथा कहलवाया था, मॉनिटर रहते हुए और साहित्य परिषद का अध्यक्ष रहते हुए। 1986 में मैंने अपने विद्यालय के अंदर अपने कक्षा में मैंने सत्यनारायण का कथा कहलवाया था। लेकिन 1990 में जब पहली किताब मेरे हाथ में ब्राह्मण महिमा क्यों और कैसे आई और उसको ले जाकर मैं पढ़ा, तो फिर उन सारी किताबों को, जिनको मैंने श्रद्धा के भाव से खरीद कर रखा था, उन सारी किताबों को मैंने पोस्टमार्टम करने के भाव से अपने अलमारी में रखा। उनसे श्रद्धा खत्म हो गई और मैं पूरा पेरियार साहब का, अंबेडकर साहब का, क्योंकि उसके पहले मैंने न अंबेडकर साहब को पढ़ा था और मैंने कोई और साहित्य पढ़ा था। इसलिए इस साहित्य में इतनी ताकत है, और उस साहित्य को जो अभी चीजें निकल कर आई, दद्दू प्रसाद जी ने, आदरणीय AR अकेला साहब ने जो पूरा कांसीराम वाङ्मय छापा है, जिस तरीके से आज की तारीख में भारत सरकार ने, जो पिछली भारत सरकार ने छापा था अंबेडकर वाङ्मय, संपूर्ण अंबेडकर वाङ्मय आज फिर से छप कर आया है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संपूर्ण साहित्य को आप जब पढ़ेंगे, तो जो आज की तारीख में परिस्थितियां हैं हमारे समाज के सामने, अगर हम अंबेडकर साहब को पढ़ेंगे तो हम पेरियार साहब को जान जाएंगे, अगर हम अंबेडकर साहब को पढ़ेंगे तो हम फुले साहब को जान जाएंगे। और बाद के दिनों में जो अंबेडकर साहब को पढ़ना लोगों ने बंद कर दिया था, अंबेडकरवाद पर चर्चा बंद हो गई थी, कांसीराम साहब आए और कांसीराम साहब ने उत्तर भारत में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन को, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के वैचारिकी को, जो इन्होंने यहाँ पर जमीन पर, धरातल पर उतारने का काम किया, जब कांसीराम साहब को पढ़ेंगे तो आज जो लोग बहुजन से सर्वजन हो गए हैं, वो सर्वजनवाद का जो मुलम्मा चढ़ा है हमारे समाज के ऊपर, वो निश्चित तौर पे और निसंदेह उतर जाएगा। हमको पढ़ना होगा कांसीराम साहब को, और इसके लिए मैं AR अकेला साहब को, रामधीन बाबू जी को और आदरणीय दद्दू प्रसाद जी को इसके लिए साधुवाद देता हूं कि आप लोगों ने जो प्रयास किया है वो सही दिशा में एक बेहतर प्रयास है। और यही कहते हुए कि अभी प्रोफेसर रतनलाल जी कह रहे थे, उनकी सारी बातों से मैं इत्तेफाक रहते हुए एक बात कहना चाहता हूं दद्दू प्रसाद जी के ऊपर, कि दद्दू प्रसाद जी ग्राम विकास मंत्री थे। चर्चा हो रही थी, एक बार हम लोग बैठे थे, दद्दू प्रसाद जी ने कहा कि मेरे पास आज जो परिस्थिति पैदा हुई है हमारे समाज के सामने, बहुजन समाज के सामने, उस पर दद्दू प्रसाद जी का वो काम मंत्री रहते हुए आज कितना कारगर और सटीक है। मैं कहना चाहता हूं कि दद्दू प्रसाद जी ने कहा कि हम ग्राम विकास मंत्री थे, मेरा जो प्रमुख सचिव था ग्राम विकास का, वो मेरे पास एक फाइल लेकर आया। उस फाइल में उसने प्रत्येक पंचायत में एक ठेके पर पंचायत सेवक रखने का उसने
एक प्रस्ताव किया था। दद्दू प्रसाद जी ने कहा कि जब मेरे पास मेरी टेबल पर वो फाइल आई कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक पंचायत सेवक की नियुक्ति संविदा पर की जाएगी, दद्दू प्रसाद जी ने उस फाइल को फेंक दिया और कहा कि या तो सबको नियमित तौर पर रखने का प्रस्ताव लेकर आओ, अन्यथा मैं ठेके पर और संविदा पर पंचायत सेवक रखने के फाइल पर दस्तखत नहीं करूंगा। और आपने कहा कि मान लो कि आज हम पंचायत सेवक जिस पर बहुजन समाज के बेटे और बेटियां नियुक्त होंगे, आज अगर हम उस फाइल पर दस्तखत कर देते हैं, कल को ये भी हम प्रस्ताव ला सकते हैं कि अब हमको अपने प्रमुख सचिव, अपने निजी सचिव के रूप में किसी आईएएस की जरूरत नहीं है, हम भी ठेके पर आईएएस रखेंगे। तो सोचो तुम्हारी नौकरी का क्या होगा। और दद्दू प्रसाद जी कह रहे थे कि वो हमारा सेक्रेटरी आज इन्हीं के मोहल्ले में रिटायर होने के बाद उनका भी आवास है। और किसी दिन मुलाकात हो गई, इन्होंने कहा कि हमने जो चिंता जताई थी, आज इस देश की सरकार वो पंचायत सेवक से लेकर सारी नौकरियों पर संविदा और ठेके पर, और इसी तरीके से जो तमाम स्वयंसेवी संस्थाएं उनके जरिए नियुक्ति का प्रावधान तो कर ही दी है, अब ठेके पर आईएएस भी इस देश की सरकार ने नियुक्त करने का इंतजाम लेटरल एंट्री के जरिए कर दिया है। तो जो अपने समाज के प्रति सोचने वाला, जो इन्होंने कहा कि शील और नैतिक, जिसको अपने समाज के बारे में सोचने की, जिसके अंदर परख होगी अपने नीतियों और विचारों पर जानने की, और ऐसे लोग जब राजनीति में होंगे तो निसंदेह राजनीति में अपने बहुजन समाज के वर्गीय हित की चिंता रहेगी। और वर्गीय हित की चिंता के ऐसे लोग, दद्दू प्रसाद जी जैसे लोगों को हमको निश्चित तौर पे मजबूत बनाने की जरूरत है। इसलिए कोई लंबी बहस आपके बीच में न करते हुए, क्योंकि बहुत सारे हमारे मंच पर भी आदरणीय राज बहादुर जी जैसे नेता बैठे हुए हैं, जिनको हम लोग सुनने के लिए रैलियों में, भले ही उस समय हम जनता दल में हुआ करते थे, लेकिन जब रैलियां होती थी बहुजन समाज पार्टी की, कांसी राम साहब और राज बहादुर जी बोलने के लिए जाते थे, तो देवरिया के हम उन तमाम रैलियों में आप लोगों को सुनने के लिए जाते थे। हमारे बीच में आप जैसे लोग बैठे हुए हैं, इसलिए आपका भी आशीर्वचन और आपका भी संदेश हमको अपने समाज में जो नई पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी है, उसको लेकर जाना है कि कितने संघर्ष के बाद, साइकिल चलाने, पैदल चलने, मार खाने, गाली सुनने के बाद आज ये समाज, जो बहुजन समाज तैयार हुआ था, जिसको आज हमारे तमाम नेता जितने भी हैं जो दिशाहीन हो गए हैं, कोई परशुराम की बात, कोई विष्णु की बात कर रहे हैं, और हम उनकी पीठ पर, ठीक कहा हमारे साथियों ने कि हम धर्म की पीठ पर जाकर के उनको परास्त नहीं कर सकते हैं। हमारा पीठ सामाजिक न्याय का पीछ होगा, हमारा पीछ अम्बेडकरिज्म का पीछ होगा, हमारा पीछ कांसीराम साहब के नीतियों और विचारों का पीछ होगा, हमारा पीछ फुले का, गाडगे का, सावित्रीबाई फुले का, इनका पीछ होगा। और जब तक हम इस पीछ पर जाकर के काम नहीं करेंगे, हम मनुवाद को परास्त नहीं कर सकते हैं। मैं आप सभी लोगों को यहाँ पर आए आदरणीय दद्दू प्रसाद जी के हौसले को बढ़ाने के लिए, आदरणीय रामदीन बाबू जी और AR अकेला जी के उन विचारों को बढ़ाने के लिए जो वो लोग अपने द्वारा कर रहे हैं इस विषम परिस्थिति में, मैं आप सभी लोगों को साधुवाद देते हुए बस यही कहते हुए कि पीर पर्वत हो चली है अब पिघलनी चाहिए, पीर पर्वत हो चली है अब पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में न सही तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।